नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होगी, वो हमारी वीडियो होगी ईवीएस की थर्ड। अब ये ईवीएस आपको पता है सीटेट का में जो ईवीएस आता है उसकी ये थर्ड वीडियो है। और इससे पहले भी जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो ईवीएस के जो थीम्स हैं वो ये 6 थीम्स हैं। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ईवीएस के कितने थीम्स हैं, तो आपको याद रखना है कि 6 थीम्स हैं और इन थीम्स से ही सिर्फ प्रश्न आते हैं ईवीएस पोर्शन में। तो पहली जो 2 वीडियो हैं, उसमें हम एनिमल वाले पार्ट को कर चुके हैं और आपको पता भी है कि एनिमल वाला पार्ट इन सभी में सबसे बड़ा पार्ट है। अब जितने भी पार्ट बचे हैं इसके अलावा, उनमें बहुत ही कम हैं अगर हम एनिमल वाले पोर्शन की तुलना करें बाकी सभी से, तो उनमें जो कंटेंट है वो इससे काफ़ी कम है। आज की जो हमारी वीडियो होगी, वो हम करेंगे प्लांट्स के ऊपर और इसका पैटर्न भी वही होगा जो पहले था। सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें एनसीईआरटी की समरी और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एनिमल वाले पार्ट से, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। और जैसा हमने पहले किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी पहले कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है और उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो वन लाइनर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये बात हमारे में हमें कुछ हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट से लगभग 3-4 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और हमको इसमें क्या-क्या याद करना है। तो 3-4 बातें हैं जो हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे विश्व में 3 जगह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और हम इंडिया की बात करें तो मेघालय में। और पिक्चर लाइक शेप, अब पिक्चर आपको पता होगा ना, सुराही को कहते हैं। ये देखो, इसकी जो शेप है ना ये ऐसे, ये पिक्चर लाइक शेप, सुराही या फिर घड़ा जो लंबे होते हैं ना उनको हम कहते हैं पिक्चर। तो वैसी शेप होती है इनकी और इनका जो मुँह है वो लीफ से ढका होता है। देखो भाई, ये वाली जो लीफ है ना, ये लीफ, इससे इनका मुँह ऐसे ढक जाता है। और अगली बात, एक हो गया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट में महत्वपूर्ण बात ये कि इनकी एक स्पेशल स्मेल होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, जिससे कि इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके बैठते हैं और जैसे ही वो इनके ऊपर आके बैठते हैं ये इनका इसका जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स इसमें फंस जाते हैं। अब एक छोटी सी बात, इसको हिंदी में कहते हैं निपेंथीज, ये याद रखना। अब ये क्या-क्या अपने इसमें ये प्लांट क्या-क्या खा लेता है? फ्रॉग, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि चूहों को भी ये अपना शिकार बना लेता है। तो इस स्लाइड से हमको या फिर इस ये जो पिक्चर प्लांट की इंफॉर्मेशन है, इससे हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 बातें याद रखनी है कि किस-किस को ये अपना शिकार बनाता है, कहाँ पाया जाता है ना? और इसके जो ऊपर है वो लीफ से कवर्ड है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पिक्चर प्लांट का मुँह है, वो काँटों से कवर्ड होता है। वो काँटों से कवर्ड नहीं होता है, वो लीफ से कवर्ड है। याद रखना भाई, लीफ से कवर्ड होता है। और लास्ट, इससे स्मेल निकलती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। एक बार क्वेश्चन में ऐसा आया था, ये हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? कि ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मेल आती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। हुँ, अगला है वेल्क्रो के बारे में। तो इसमें हमको पढ़ना है कि वेल्क्रो का एक तो इन्वेंट किसने करी और कैसे, ठीक है? तो देखिए, इसको जो इन्वेंट किया था वेल्क्रो को, वो किया था जॉर्ज मैस्ट्रेल ने। स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और ये किया था 1948 में। 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। जॉर्ज मैस्ट्रेल स्विट्ज़रलैंड के थे, उन्होंने वेल्क्रो को इन्वेंट किया था और 1948 में, मतलब कि 20वीं शताब्दी में किया था। अब इनको ये आइडिया आया कैसे था, तो एक छोटी-सी कहानी लिखी है, इसको आप पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब एक बार ये जॉर्ज मैस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ सैर पे घूमने जाते हैं, तो जब वहाँ से वापस आते हैं, तो इनके कपड़ों पर कुछ छोटे-छोटे से बीज चिपके होते हैं। तो ये तभी अपना माइक्रोस्कोप उठा के लाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि ये हमारे कपड़ों पे चिपके कैसे?
तो इनको जब बारीकी से देखने पे पता लगता है कि इन बीज में कुछ छोटे छोटे से हुक थे, जिसकी वजह से ये हमारे कपड़ों पे चिपक गए हैं, और यहीं से ही इनको आइडिया आया था वेलक्रो बनाने का। तो ये छोटी सी कहानी थी। ये ऐसे बीज हैं, शायद आपने देखे होंगे, और इसका यूज, वेलक्रो का यूज अब असंख्य जगह हो रहा है आज के ज़माने में, जूतों में, हर जगह, मतलब बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, मतलब इंफॉर्मेशन है। डेजर्ट ओक के बारे में, पेड़ है एक। अब यही वो पेड़ है जिसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, और लोग इसमें छोटा सा पतला सा पाइप डाल के वहां से पानी निकाल के पीते हैं। ये देखो, एक फोटो भी दिख रही होगी आपको कि इन्होंने पेड़ को यहाँ से काट के इसमें से पानी ये पी रहे हैं। तो इसमें जो 4-5 बातें हैं याद करने की, उनको देखते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला ये है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं। ध्यान रखना, इंडिया में नहीं पाया जाता है। अब इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसमें लिखा है कि जितनी हमारी क्लासरूम है ना, तो क्लासरूम लगभग 4 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। अब इसमें जो पानी आया, डेजर्ट ओक इसका नाम है। डेजर्ट तो मतलब मरुस्थल में होता है, डेजर्ट में होता है। अब इसकी जो रूट्स हैं वो जाती हैं बहुत अधिक गहराई तक नीचे। अब यहाँ पे लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो ये डेजर्ट ओक के पेड़ हैं, लगभग 30 अगर हम एक के साथ एक नीचे ऐसे लगाएं जमीन में, तो इतने नीचे तक इसकी रूट्स चली जाती हैं पानी को ढूंढने के लिए। ठीक है भाई, तो इसकी जड़ें बहुत अधिक लंबी होती हैं। एक ही हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और जब इस ये जो स्थान है, जब यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ के लोगों को पता है कि इसमें पानी होता है, तो वो इसमें एक पतला सा पाइप डाल के इसके स्टेम में वहां से पानी पी लेते हैं। ये लिखा है, दीज रूट, ये तो हो गया ना, बहुत नीचे तक जाती हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, लोकल पीपल को पता है। व्हेन देयर इज नो वाटर इन द डेजर्ट, द लोकल पीपल यूज टू पुट थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। ठीक है भाई, यही हमने डिस्कस किया है। तो डेजर्ट ओक प्लांट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद एक पेड़ की लंबाई कितनी होती है, लगभग 4 मीटर के आसपास। और इसकी जड़ें कितनी लंबी जाती हैं गहराई में, इसकी जड़ें लगभग, अगर ऐसे ही हम 30 के आसपास पेड़ रख दें ऐसे गहराई में, तो उतनी गहराई तक इसकी जड़ें चली जाती हैं। और चौथा यह है कि यहाँ के लोग पाइप से इसके स्टेम में या ट्रंक में छोटा सा छेद करके पानी निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट हैं खेजड़ी ट्री के बारे में, और आपको पता होगा अमृता बिश्नोई जी है ना, उनका संबंध है। तो इसमें हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं। पहला ये खेजड़ी ट्री के बारे में, और दूसरा है खेजड़ली। अब देखो भाई, ध्यान देना, जो पेड़ का नाम है वो है खेजड़ी, और जो गांव है वहां पर उसका नाम है खेजडली। समझ रहे हैं ना आप, जो पेड़ का नाम है वो है खेजड़ी, और जो गांव है वहां पर उसका नाम है खेजडली विलेज। तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है। ये जो खेजड़ी ट्री होते हैं, इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है, पहला पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जैसे अभी था ना डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो खेजड़ी ट्री भी कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में पाए जाएंगे। इनकी जो वुड है, जो लकड़ी है, उसको भी इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, और इसकी जो फ्रूट्स हैं, जो बीन्स हैं, उनको लोग पका के खाते भी हैं। तो ये तो हो गया खेजड़ी ट्री के बारे में। अब ये खेजडली विलेज का नाम क्यों पड़ा, अब इसका सीधा सा रीजन है, क्योंकि उस एरिया में खेजड़ी ट्री बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, इसीलिए लोगों ने गांव का नाम ही रख दिया था खेजडली विलेज। इसके पीछे अमृता बिश्नोई जी की एक सच्ची कहानी भी है। आपको पता होगा कि राजा ने हुक्म दिया था पेड़ काटने का, लेकिन जो जो गांव के लोग थे वो तो गए थे काम पर। तो अमृता बिश्नोई जी हैं, इनके साथ ये जितनी भी महिलाएं थी सारी ने, इन सब के सब, ये जो बच्चे थे सब के सब आए और पेड़ों से चिपक गए थे। और फिर जो पेड़ काटने आया था उसने इन लोगों को भी मार दिया था। तो जब ये बात राजा को पता लगी थी, तब राजा ने हुक्म दिया था कि यहाँ पर अब से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इनके जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उसको देख के राजा ने ये हुक्म दिया था। तो तब से ये, मतलब प्रकृति को बचाने में इनका बहुत अधिक योगदान है बिश्नोई समाज का। ठीक है,
आगे देखिए भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं कि भारत में कौन सी चीज कहाँ से आई है। ठीक है, अब पहला ही है ग्रीन चिल्ली। हरी मिर्च कहाँ से आई है भारत में? भारत में हरी मिर्च आई है साउथ अमेरिका से। अगर बात करें कि इसको भारत में लाया कौन था, तो इसको भारत में लाए थे पोर्चुगीज, मतलब कि पुर्तगाली। पोर्चुगीज इसको भारत में लाए थे। ठीक है, और लाए कहां से थे? साउथ अमेरिका से। जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यहां से दो चीजें आई हैं, एक तो कैबेज और एक मटर। देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ दो ही चीजें आई हैं, पर ये यहाँ पे सिर्फ उतना लिखा है हमने जितना कि 3rd to 5th एनसीईआरटी में दे रखा है। आई तो बहुत और भी चीजें होंगी इसके अलावा भी, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 3rd to 5th एनसीईआरटी का, क्योंकि उसके बाहर आज तक 2011 से लगा करके 2021 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा जो ध्यान दे रहे हैं, वो ऐसे प्रश्न तो आएंगे ही, इनके अलावा कुछ और प्रश्न आएंगे, वो वाली वीडियोस भी ना आपको जल्दी ही इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। देखो भाई, तो यूरोप से क्या आया है? यूरोप से आया है कैबेज और मटर। थर्ड है अफ्रीका। अफ्रीका से कॉफी और भिंडी। भिंडी को इंग्लिश में कहते हैं ओकरा। ठीक है, अफ्रीका से कॉफी और भिंडी। और ये जो चीज है ना सारी, ये इंडिया की ही है। बनाना, फेनुग्रीक, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, बीज, बिटर गॉर्ड, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये सारी इंडिया की ही हैं। तो आपको याद क्या करना है? एक तो ग्रीन चिल्ली के बारे में प्रश्न आया हुआ है पहले भी, ये कैबेज और पी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इनसे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो ये तो अच्छे से याद करना ही करना है। इनके अलावा ये भी आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए, अब अभी तक मैंने कहा था ना कि कुछ तो पॉइंट ये अब तक थे, बस जो थोड़े से बड़े बड़े थे ना वो यही थे। अब हमको करना है एक एक छोटी छोटी चीजें, मतलब जैसे ना वन लाइनर टाइप। अब देखो, इसमें जो सबसे पहला है वो है ऊंधियू। अब ये एक डिश है और ये फेमस है कहाँ पर, मतलब ये कहाँ की डिश है अगर आपको पता, तो ये है गुजरात की डिश। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें लगभग जो भी सब्जियां बनानी होती हैं, वो सारी सब्जियां मसाले एक साथ एक मटके में बंद करके, उसको मटके को ऊपर से कवर करके और ऐसे ही मतलब कि आंच पे चढ़ा देते थे। अब और मटके को उल्टा करके चढ़ा देते हैं, उल्टा करके मतलब कि आग पर रखते थे। अब ये चीज़ फेमस हुई क्यों, ये फिर पहले ऐसा क्यों था? देखिए भाई, जब लोग गाँव में मतलब खेतों में अपने काम करते थे, तो खेतों में काम करने से पहले ही वो ये काम कर देते थे, मतलब कि इसको सारे मसाले और सब कुछ डाल के इसमें चढ़ा दिया, और फिर वो लगातार खेतों में काम करते थे, तो ये डिश बनती थी कई घंटों में। 4-5 घंटों में बनकर धीमी आंच पे इसको चढ़ाते थे, तो 4-5 घंटों में बन के ये तैयार होती थी। और जो वो काम करते थे, उसके बाद वहीं पे ही खेतों में इसको खा लेते थे और फिर से काम करते थे। तो तब की ये डिश है ऊंधियो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ये शहरों में और होटल्स में भी बनाई जाती है। तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऊंधियो एक डिश है, गुजरात की है। ठीक है, और देखो भाई, ऊंधियो का गुजराती में जो मतलब है वो है अपसाइड डाउन, मतलब कि उल्टा, क्योंकि जो मटके को उल्टा करके रखते थे। एक पॉइंट हो गया। अब मैंने कहा ना ये देखिए भाई मिसलिनियस है, तो आगे बीट रूट, रेडिश, कैरेट, और ये इसका मतलब होता है भाई गांठ गोभी। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी जड़ें हैं, जिनको हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। ठीक है, अगला एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, विष्णु चिचालकर। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं, सूखी पत्तियों से बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये फेमस हैं, सूखी पत्तियों से चित्र बनाने के लिए। तो इसमें याद क्या करना है, फिर ये क्वेश्चन उठता है, तो इसमें याद ये करना है कि विष्णु चिंचालकर जी का संबंध है किससे? वो आर्टिस्ट हैं। ठीक है ना, मतलब आ, चित्रकारी से। ठीक है भाई, और अगर बात करें कि ये कहाँ के हैं, तो ये हैं इंदौर के, एमपी, मध्य प्रदेश से हैं। बस नेक्स्ट देखिए,
हुँ। ये एक छोटी-सी तालिका है। अब इसमें दे क्या रखा है, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत पहले एक ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति के पेट में कुछ समस्या आई, मैं शायद गोली लगी थी उसको। तो जो डॉक्टर्स थे, वो पहली-पहली बार था, तो वो उसके पेट को बंद नहीं कर पा रहे थे। तो भई हुआ क्या, उन्होंने उसके पेट से जो होते हैं ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको हिंदी में पाचक रस कह सकते हैं, तो उसको उन्होंने थोड़ा-सा बाहर निकाला और फिर एक प्रयोग किया कि जो खाना है, वो हमारे पेट में जल्दी पचता है या फिर बाहर हम अगर उसको वही टेम्परेचर, वही वातावरण दें, मतलब प्रयोग करें, या फिर बाहर ज़्यादा जल्दी से वो हमारे मतलब कि खाना जो पचता है। तो उन्होंने जो नोटिस किया था वो ही दे रखा है इस टेबल में। उन्होंने नोटिस किया कि जो खाना है वो हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के मुकाबले, चाहे आप समान परिस्थिति में ही क्यों ना सब कुछ रखा जाए। अब इसका रीज़न क्या है? अब इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं कि कौन किसको कितना समय लगता है, ठीक है? ये तो है भाई हमारे पेट में कितना समय लगेगा, और ये लिखा है कि ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूसेज़ हैं, जो सेम जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, वही उसके साथ अगर हम ग्लास में रखें तो कितना समय लगेगा। अनबॉइल्ड मिल्क को लगता है पेट में 2 घंटे लगभग 15 मिनट के आसपास। उसी को बाहर लगता है 4 घंटा 45 मिनट। मतलब लगभग डबल के आसपास समय लग रहा है डाइजेस्ट होने में। ऐसा ही सभी का है। बॉइल्ड मिल्क 2 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट। देखिए भाई, आपको इसमें याद ये नहीं रखना है कि कौन-सा कितने घंटे में हो रहा है। इसमें सिर्फ़ छोटी-सी बात यही है कि हमारे पेट में खाना जल्दी पच जाता है बाहर के मुकाबले, चाहे समान परिस्थिति ही क्यों ना दी जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए भाई, पहला पॉइंट तो हो गया कि पेट में जल्दी पचेगा। रीज़न क्या है? अ, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट इसको हिलाता मतलब घुमाता रहता है खाने को, जिससे कि ये खाना जल्दी पच जाता है। ठीक है ना? बस एक यही पॉइंट आपको याद करना है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, और ये तो आपको याद हो ही गया मुझे लगता है, कि हमारे पेट में जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के मुकाबले। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पेट में खाना हिलता रहता है, घूमता रहता है, इसीलिए हमारा पेट में खाना जल्दी पच जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आया हुआ है, इसलिए ये मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस प्लांट से संबंधित आज तक आए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हमने इंक्लूड करे हैं। अब 2-3 स्लाइड के बाद वही स्टार्ट हो जाएँगे, देखिएगा आप। आगे देखिए भाई। तोरांग। तोरांग का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट, और ये है कुडुक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है? तोरांग का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है? छोटे-छोटे से पॉइंट हैं, वन लाइनर याद रखना। अब नेक्स्ट है झूम फार्मिंग। अब इसके बारे में तो आपने पक्का सुना होगा, झूम खेती के बारे में। अब सबसे पहले तो इसके 2-3 नाम हैं, शायद आप वो भी याद कर लो। सबसे पहले स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि, इसी को ही कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इंग्लिश में। और एक है, हिंदी में एक और नाम था इसका, कर्तन एवं दहन प्रणाली। कर्तन एवं दहन प्रणाली मतलब कि अ, जो एरिया होता है पहले उसको जला देते हैं, जला के, और जले हुए को हटाते नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा उसको खोद के, मतलब कम गहराई तक खोद के उसी पे ही बीज बो देते हैं। जो जली हुई राख होती है, वो काम करती है किसका? फर्टिलाइज़र का। तो इसलिए इसको कर्तन एवं दहन भी कहते हैं, कर्तन एवं दहन प्रणाली और स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है? अब इसमें जो हमको चीज़ें याद करनी है वो देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो हमको इसमें अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली, इसमें छोटा-सा बता रखा है कि ये होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी जो मैंने बताया कि इसमें एक जगह पे खेती करके उसको कई सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं। अब जब उसको कई साल के लिए हमने खाली छोड़ दिया, तो उसपे जो जंगली पौधे हैं, जो बाँस वगैरह हैं, वो सब उग जाएँगे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद इस क्षेत्र में आग लगा देंगे, और आग लगा के जो चीज़ें बचेंगी, मतलब कि जो चीज़ें राख हो जाएँगी, वो बन जाता है, इनके लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है। और आग लगाने के समय पे इसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो आग जंगल में ना फैल जाए, मतलब कि बाकी जो हिस्सा होता है जंगल का, उसको इससे अलग किया जाता है। मतलब कि यहाँ वहाँ पे आग नहीं लगने देनी बस, ठीक है ना? और
महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन को गहराई से जोता नहीं जाता। जब खेती की जाती है तो उससे पहले जमीन को गहराई से जोतेंगे नहीं। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, मतलब कि बहुत कम गहराई तक उसको खोदा जाता है और उसी के साथ उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम झूम खेती, कर्तन एवं दहन प्रणाली या फिर स्थानांतरित कृषि। अब इसके बारे में तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि ना इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी गई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नाम जानने हो कि किसको यहाँ पे क्या कहते हैं तो आपको 4-5 तो पता ही होगा। जैसे हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, रोका ब्राजील में कहते हैं। उसके अलावा झूम तो आपको पता है। झूम उसका नाम क्यों है? तो भारत के उत्तर पूर्वी जो इलाका है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है भारत का, उसमें इसको कहते हैं झूम सॉरी। और एक और है तीसरा, ये रे रे इसको कहते हैं वियतनाम में। तो ऐसे इसके नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनको नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो 3rd से 5th है उसमें नहीं दे रखा है। आप अगर जानकारी के लिए याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, और भी हैं मिल्पा, ठीक है, लेकिन ये याद करने नहीं है आपको। आपको जो इसमें महत्वपूर्ण बात है याद करने वाली, एक तो ये है वो कि जमीन को गहराई से नहीं खोदा जाता, सिर्फ और सिर्फ लाइटली डग किया जाता है और उसके बाद बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है। अब होती कहाँ है भारत में? ये होती है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट है भाई चेराव डांस, ठीक है। चेराव डांस सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये है कहाँ का, ये है मिजोरम का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, क्यों संबंधित है ये प्लांट्स से, ये देखिए, ये एक इसका फोटो दे रखा है, इसको आप देखिए। ये जो बांस के डंडों को लेके पेयर्स में लोग नीचे बैठते हैं और ऊपर आगे जो बांस के अंदर जो डांस करते हैं वो नीचे ड्रम की आप पे बांस को हिलाते हैं और जो उसके अंदर डांस करते हैं वो उससे बांस से बाहर और अंदर होते रहते हैं, डांस करते हैं। ये डांस का एक प्रकार है, इसको कहते हैं चेराव। होता कहाँ पर है? मिजोरम में। अब इसका संबंध क्या हुआ, मतलब कि प्लांट से कैसे हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मिजोरम में जब तो फसल पकने पर ये डांस किया जाता है, चेराव डांस। याद रखना, फसल के पकने पर चेराव डांस किया जाता है मिजोरम में, ठीक है भाई, ये लिखा है यहाँ पर, फसल के पकने पर ये डांस किया जाता है। और इसमें सिर्फ 3 चीजें थी, एक तो तोरांग, ठीक है, तोरांग का मतलब कुडुक भाषा में होता है जंगल या फिर फॉरेस्ट, और उसके बाद झूम खेती के बारे में 2-3 चीजें पढ़ी, 2-3 क्या, सिर्फ एक ही है महत्वपूर्ण, एक तो ये कि इसको गहराई से नहीं डक किया जाता, और दूसरा ये भारत के किस क्षेत्र में है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। और फिर चेराव डांस कहाँ का है? मिजोरम का। आगे देखते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं 2-3, ये भी देख लो एक बार। अनियन क्रॉप जो होती है उसमें से लगभग 20 दिन के बाद छोटे छोटे पौधे जिनको बोने के, मतलब जब हम उनको बो देते हैं उसके लगभग 20 दिन के बाद छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। याद क्या रखना है? सिर्फ यही कि जब हम अनियन क्रॉप लगा देते हैं उसके लगभग 20 दिन के बाद ही उससे छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। अगला वीड्स, आपको पता होगा हिंदी में इसको खरपतवार कहते हैं। अब होता क्या है, ये आपने पढ़ा होगा अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं उनको हम कहते हैं वीड्स, जिनको हम उगाते नहीं हैं। अब देखिए, खेती में ये किसानों को परेशान करते हैं, इसलिए किसान समय समय पर ये जो वीड्स होते हैं इनको अपने खेत से मतलब निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि जो भी वो खाद डालते हैं उसका उपयोग उनकी जो फसल है उसके साथ साथ वीड्स भी करेंगे, और जबकि वीड्स से किसानों को फायदा नहीं है, ठीक है।
तो वीड्स का समझ में आया आपको? अनचाहे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स या फिर खरपतवार। अब एक छोटा सा पॉइंट है काला हांडी के बारे में। काला हांडी ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, मतलब कि जो चावल का प्रोडक्शन है वो ओडिशा के काला हांडी में सबसे अधिक है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर बहुत अधिक गरीबी है। ठीक है भाई, समझे आप इस वाले पॉइंट को कि मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी वहां के जो लोग हैं वो बहुत अधिक गरीब हैं कालाहांडी के। ठीक है, शायद मुझे लगता है यही लास्ट पॉइंट था। नहीं, एक और है, देखिए भाई। अब ये कर्नाटक की जो स्थानीय भाषा है उसके कुछ शब्द हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, उसमें आए हुए थे। पहला है खूंटी। इसका मतलब होता है, देखिए भाई, खूंटी ये है। अब देखो कि इसको आपके एरिया में क्या कहते हैं, लेकिन जो कर्नाटक की स्थानीय भाषा है उसमें इसे कहते हैं खूंटी। ठीक है, उसके बाद है कुरिंगे। ये, अब ये हम तो इसको हल्गी कहते हैं। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि खुंटी का अर्थ क्या है, कुदाल या फावड़ा। कुरिंगे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हल। और एक है ये, इसको कहते हैं इलीगे। अब ये आपने अगर शहरों में नहीं देखा तो गाँव में इसका यूज बहुत होता था पहले। अभी तो शायद कुछ ही घरों में मिलता है क्योंकि अब तो चाकू आ गए, सब्जी काटने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलिंगे। ये आपको कुछ नाम, ये वाला क्वेश्चन आज तक सीटेट में नहीं आया है, ईवीएस में नहीं पूछा है कि ना इसको इसमें क्या कहते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो जो नहीं आए हैं। जो आए हैं वो तो आपको अच्छे से पढ़ने ही है, लेकिन साथ में ये क्वेश्चंस क्या पता इनके आने की संभावना इस बार हो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ, मतलब यहाँ तक वो था कि जो हमको पढ़ना था। अब हमने जो पढ़ा है इस पर कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है पिक्चर प्लांट के बारे में। नेपेंथीस मैंने बताया था आपको हिंदी में, घटपर्णी भी कहते हैं इसको। ठीक है, घटपर्णी पौधा। पिक्चर प्लांट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, इवन माइस। दिस प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स दीज ऑर्गेनिज्म। हाँ ठीक है। इन आवर कंट्री दिस, हमारे देश में ये कहाँ पर पाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था कहाँ पाया जाता है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पाया जाता है और वो है मेघालय। ठीक है, अभी हमने किया था ना इसको, ये दिसंबर 2012 में आया था क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है मुझे लगता है, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है कि कब आया था। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है। इज ए प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस इन आवर कंट्री। दिस प्लांट इज फाउंड इन, कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है भाई, हाँ, ये अलग क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार। पिक्चर प्लांट लिखा है, फिर अब देखा है कि कौन से इसमें से सही कौन सा है। इज नॉट फाउंड इन इंडिया। अब बताइए क्या ये सही है? ये भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में भी तो हमने बात की थी कि ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो ये हो गया गलत। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस, ये ठीक लग रहा है अभी तक, तो चलो उसको टिक लगाओ और आगे पढ़ते हैं। एमिट साउंड ऑफ हाई पिच टू, अभी हमने बात की थी ना जब हम इसको पढ़ रहे थे कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक स्मेल निकलती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और यहाँ पे लिखा है कि साउंड निकलती है। तो भाई ये तो गलत हो गया, साउंड तो नहीं निकलती है। नेक्स्ट देखिए, हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स। ये भी मैंने बताया था ना आपको पिछली बार अभी जब हम पढ़ रहे थे, क्या इसका मुंह हुक से कवर होता है? देखिए, ये रहा, ये क्या इसका मुंह हुक से कवर है? देखिए भाई, इसका मुंह हुक से कवर नहीं है, इसका मुंह कवर है किस चीज से? इसका मुंह कवर है लीफ से। ठीक है, हम्म हम्म, तो ये भी गलत हो गया, इसका मुंह हुक से कवर नहीं होता।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ये कि ये क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। ठीक है भाई, ऐसी कोई समस्या अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि जो हमने अच्छे से किए थे, मतलब जो थोड़े से 4-5 पॉइंट जिनमें पढ़े एक एक पौधे में, वो हमको सारे के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमको लगभग अगर सारे पॉइंट नहीं आते हैं तब हम वो क्वेश्चन हम गलत करने की संभावना हमारी ज़्यादा होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी आया था ये, मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये तो सिंपल पूछ लिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा। तो भाई कहाँ पर है ये? ओडिशा में है। ये डी की जगह, आर की जगह डी आएगा। ठीक है भाई, ओडिशा। एक चीज तो स्पष्ट है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम पोर्शन कर रहे हैं, ये देखो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखो। और ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना जब भी आप देखो तो ना एक पेंसिल या पेन और कॉपी लेके करो। उससे होगा क्या, हर एक चीज जो यहाँ पे दी जा रही है ना उसको आप लिख लो। ठीक है भाई, उसको लिख के साथ में रखोगे तो याद हो जाएगा। अन्यथा इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से ना आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ से उस पर जाओगे क्या, टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कैबेज और पी, द डिमांड ऑफ कैबेज एंड पी फॉर फूड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन आवर कंट्री। दीज टू केम टू आवर कंट्री फ्रॉम, अभी क्वेश्चन आया, अभी आया, पढ़ा था हमने, कहाँ से आए हैं कैबेज और पी, कहाँ से आए हैं भाई? यूरोप से आए हैं, अभी किया था। एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब अभी तक नहीं आए हैं, ये सही है कहना, नहीं आएंगे तो नहीं, पर हाँ अभी तक नहीं आए हैं एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस। एक और वो है छोटे सा कि ना इंडिया के मैप से संबंधित भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो उन्होंने इस बार वो दिया है सैंपल क्वेश्चन, उसमें इंडिया के मैप से संबंधित काफी क्वेश्चंस हैं। तो इसको भी हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि यहाँ से भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। ठीक है, चिलीज वर बॉट बाय ट्रेडर्स टू आवर कंट्री फ्रॉम। अब जो चिल्ली है वो कहाँ से आई थी हमारे देश में, मतलब हम कहाँ से आई थी? मिर्ची। अब भी हमने बात की थी कि जो लाए थे वो तो लाए थे इसको पुर्तगाली, लेकिन लाए कहाँ से थे? लाए थे साउथ अमेरिका से, इसको साउथ अमेरिका से लाए थे। आगे देखिए, विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था इस शिफ्टिंग को कहते हैं, ये इसके अलग नाम है, झूम खेती के, स्थानांतरित कृषि और कृतन एवं दहन प्रणाली, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे वही पूछ लिया है कि भारत के किस एरिया में, किस रीजन में ये किया जाता है? सदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न। अब देखो ये अगर हम ये देखो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ये वाला इलाका, क्या यहाँ पे किया जाता है? हमें पता है कि ये ईस्ट में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्ट, तो क्या यहाँ पे किया जाता है ये भारत के? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। ये हमने पढ़ा था ना, ये है इसका सही जवाब, नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, ये किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, मतलब अगला क्वेश्चन है, सॉरी, डेजर्ट ओक के बारे में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक छोटी सी चीज और मुझे आपसे कहनी है, वो ये, क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए, कम से कम क्वेश्चन को तब तक 2 या 3 बार पढ़ो, क्योंकि ना सीटेट में समय बहुत अधिक मिलता है। क्वेश्चन सिर्फ 150 है और समय वो आपको लगभग 2.5 घंटे देते हैं। ठीक है, तो समय बहुत अधिक है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार, जब तक समझ में ना आए, चाहे 3 बार पढ़ना पड़े, उसको पढ़ो। क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछा है करेक्ट, सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? पहला, इट इज अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ओक के बारे में है, बिल्कुल सही, हमने बात की थी। इस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है?
ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला तो हो गया सही। अब इन प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको पूरी तरह से पता हो। अब ये देखो ए किसमें नहीं है, जिसमें ए नहीं है उसको पॉइंट को काट दो। ए बी डी इसमें है, ए सी डी इसमें है, बी सी इसमें है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है भाई, इसमें भी है ए, तो 3 बच गए। अब सेकंड पढ़ते हैं। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। इसकी जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से वापस निकलती हैं, जैसे बरगद के पेड़ में होता है, पीपल के पेड़ में होता है। ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो बी गलत हो गया। तो अब जहां पर बी है उसको काट दो। देखिए भाई, ये रहा बी तो ये नहीं हो सकता, ये रहा बी तो ये नहीं हो सकता। अब हालांकि बचा ही एक ऑप्शन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, आगे एक बार देख लेते हैं कि क्या सी और डी सही है कि नहीं। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। बिल्कुल सही है, हमने ये बात की थी कि ये लगभग 30 ऐसे पेड़ अगर हम जमीन में लगा देंगे तो उनकी जो गहराई है ना, उतनी गहराई तक इसकी जड़ें चले जाती हैं। तो ये तो ठीक हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। ये भी बात है। लोकल पीपल थिन पाइप टू ड्रिंक दिस। और जो स्थानीय लोग हैं वो छोटा सा पाइप डाल के इसमें पतला सा इसके पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। तो ए सी डी। लेकिन पहले जो 2 पॉइंट्स थे ना, सिर्फ पहले 2 पॉइंट से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक पॉइंट पढ़ो, उसके बाद उसको आगे बढ़ो। कि नीचे यहाँ पे आके देखो ना कि क्या गलत है क्या सही है, उसको सीधा काटा मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, फिर से उसी के क्वेश्चन उसी के बारे में है, डेजर्ट ओक के बारे में। इट इज अ ट्री whose roots go deep into the ground till they reach water। ठीक है, the depth of these root is nearly 30 times the height of the tree। this tree is found in। ये ट्री कहाँ पाया जाता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भाई हिंदी में भी लिखा है, ऐसा नहीं है ना, जिसको इधर थोड़ा सा समस्या हो वो ना उधर से पढ़ सकता है प्रश्न को, और जो मैटर है वो भी दोनों भाषा में ही लिखा गया है यहाँ पर। तो देखो भाई, डेजर्ट ओक के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, पिक्चर प्लांट, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। डेजर्ट ओक का ये थर्ड क्वेश्चन है, फरवरी 2015 में आया था। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। डेजर्ट ओक के बारे में ही करने हैं, चलो देखते हैं। डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज आउट ऑफ क्लासरूम। बिल्कुल ठीक है, ये बात उसमें लिखी है, एनसीईआरटी में ही लिखी है सेम टू सेम ये, कि जितनी हमारी क्लासरूम की हाइट होती है लगभग उतनी ही हाइट होती है डेजर्ट ओक की, मतलब 4 मीटर के आसपास। तो पहला पॉइंट सही है। अब सही ही ढूंढना है, तो जहां पर ए नहीं है उसको काट देते हैं। यहां पर ए नहीं है, ए और बी, ए बी सी ए बी डी, तो ए कट गया, पहला कट गया। पे आते हैं बी पे। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स हाइट टिल। हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है, लगभग इसकी जो रूट्स हैं वो 30 गुना इसकी जो लंबाई है पेड़ की इतने नीचे तक चली जाती हैं। तो बी भी ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये ए बी ए बी ए सभी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इज स्टोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी यहाँ पे लिखा है ना, ए और बी, ये भी काट दो भाई। ए बी सी तक तो ठीक है, इसमें ए बी सी है ही नहीं, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। फिर भी एक बार पढ़ लो। दिस ट्री इज फाउंड इन आबू धाबी में। क्या पाया जाता है? ये पेड़ नहीं पाया जाता। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट ओक से ही लगभग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है झूम के बारे में, झूम खेती के बारे में। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। झूम खेती में, झूम कृषि में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हमको देखना है, सही पे टिक लगाना है, आसान शब्द में कहें तो। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। कि जब एक बार फसल प्राप्त कर ली जाती है उसके बाद कुछ सालों के लिए लैंड को खाली छोड़ देते हैं। ये हमने बात की थी, बिल्कुल खाली छोड़ते हैं। तो जहाँ पर ए है उसको केवल डी नहीं, बी ये भी नहीं, तो या तो सिर्फ एक ही पॉइंट से हम 50-50 की पोजीशन में आ गए हैं। देखिए भाई,
हमको एक पता है कि ये सही है, तो डी इसमें लिखा है, सिर्फ बी और डी, ये 2 पॉइंट हमने काट दिए सिर्फ एक को पढ़ के। आगे देखते हैं। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड। बिल्कुल सही है। जो बांस के पेड़ या फिर वीड्स, अभी हमने बात की ना, जो अनचाहे पौधे अपने आप जो उग जाते हैं, उनको जला के वहीं पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे देखिए भाई। The ash obtained on burning the weeds etc. is used as fertilizer। ये भी सही है, तीसरा भी सही है। ओके। When the land is ready for farming it is deeply, देखिए भाई, deeply plowed before dropping the seeds। क्या इसको डीपली खोदा जाता है? हमने ये बात पढ़ी थी कि इसको डीपली नहीं, इसको बहुत ही कम, स्लाइटली खोदा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये। तो ये पॉइंट हो गया गलत। अब मुझे लगता है कि ये ना ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। इसका जो आंसर है हमारा वो है ए, बी और सी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखे हैं, तो इसका आंसर ये है भाई। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। ये शायद लिखने में थोड़ी गलती हो गई यार ऑप्शंस को, और कोई नहीं। आगे देखिए, फिर से वही, फिर से झूम खेती के बारे में आया है। ठीक है, तो ये देखो, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूम फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मिजोरम। मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसके बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनको क्या करना है, हमको पढ़ना है। चलिए। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट है, ये तो ठीक, ये शायद पिछले वाला क्वेश्चन तो नहीं है, एक सेकंड, नहीं अलग है, ये जुलाई 2019 में आया है और ये फरवरी 2015 में आया है, कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर कट डाउन एंड बर्न्ड, ठीक है, ये भी उनको काट देते हैं और वहीं पे जला देते हैं। द लैंड इज, ये बार बार आ रहा है ना, डीपली, डीपली नहीं करते, बहुत ही कम खुदाई करते हैं, तो सी गलत हो गया। अब जहां पर भी सी है उसको काट दो भाई, ये नहीं हो सकता, और सी है कहीं पर नहीं, इसका मतलब ए और बी, यहाँ पर ए नहीं है, इसको भी काट दो, ए और बी, ए बी डी। अब डी देखो सीधा, इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक साथ 3 से 4 फसलें, ये वाला पॉइंट मैं आपको वहां पर बताना भूल गया, इसको भी याद कर लीजिए भाई, लिख लेना इस वाले पॉइंट को भी, कि 3 से 4 जो वो हैं क्रॉप्स हैं वो एक साथ इसमें उगाई जाती हैं। तो जो इसका आंसर हुआ ए, बी और डी, ये हुआ इसका आंसर, सही ऑप्शन। ठीक है, हाँ अगला है, ये किसके बारे में है? अभी एक हमने टेबल देखी थी, टेबल में था ना कि हमारे जो जो खाना है वो हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के मुकाबले, अगर हम वही कंडीशन बाहर उपलब्ध कराएं, वही सेम डाइजेस्टिव जूसेस बाहर रखें और उसमें खाना डालें, तो हमारे पेट में जल्दी पचेगा, या फिर बाहर, हमने भी पढ़ा था कि वो हमारे पेट में जल्दी पचेगा। अब यही क्वेश्चन आया यहाँ पे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टमक देन आउटसाइड। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेट में डाइजेशन जो है वो तेज गति से होता है? देखिए, द डाइजेस्टिव जूसेस व्हेन केप्ट आउटसाइड द स्टमक बिकम्स इनएक्टिव। नहीं, जब हम उनको डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर रखते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। हमने इसमें कंडीशन यही थी क्या, कि सेम कंडीशन पे बाहर रखना है, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, सेम कंडीशन होनी चाहिए, तो इनएक्टिव नहीं होंगे, ये गलत हो गया। फूड इज चर्न इन द स्टमक देयर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर क्विकर। हाँ ये हमने पढ़ा था कि वो चर्न कर लेता है, घुमाता रहता है ना खाने को, ये हम अभी तक तो सही है। आगे देखो, द डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द स्टमक आर एसिडिक व्हाइल आउटसाइड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमने पढ़ा कि जब डाइजेस्टिव जूस अगर पेट के अंदर हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होंगे और जो बाहर हैं वो अल्कलाइन होंगे, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। The amount of digestive juices produced in the stomach in the presence of food is much more। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि कंडीशन ही वही थी उस टेबल की, कि सेम कंडीशन में हम जब इसको रखेंगे, ये रहा देखो, सेम कंडीशन में रखना है तो समय हमारे पेट में कम लग रहा है और बाहर है वो ज़्यादा लग रहा है, लगभग डबल, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। रीज़न यही था क्या, our stomach churns the food to digest it। हमारा
क्या करता है, उसको हिलाता डुलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये, क्योंकि हमारा पेट जो है वो खाने को हिलाता डुलाता है, इसीलिए खाना हमारे पेट में जल्दी पचता है बाहर के मुकाबले। अब ये आया है भाई क्वेश्चन खेजड़ी ट्री के बारे में, एक बार इसको भी देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्री। मैंने आपको बताया था कि खेजड़ी ट्री है और खेजडली विलेज है। ठीक है, तो खेजड़ी ट्री के बारे में देखते हैं। दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये कहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। बिल्कुल ठीक, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है इसको, ये हमने पढ़ा है। तो ए और बी सही है, तो जहां पर ए और बी नहीं उसको काट दो, जहां पर ए नहीं है ये कट गया, यहाँ पर बी नहीं है ये कट गया, ए बी सी और ए बी डी दो बचे। थर्ड देखते हैं, इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, छायादार पेड़ है और बच्चों को इसकी छाया में खेलना पसंद है। सी भी ठीक है, तो सी यहाँ पे रहा। अगर देखो, अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं आता सी वाला, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और आगे पढ़ो। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक इट। अब ध्यान से समझना, दो पेड़ के बारे में चर्चा है। अब ये वाली जो पानी की बात है कि उसके ट्रंक में पानी होगा, ये किसके बारे में है, ये है डेजर्ट ओक के बारे में। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया गलत। तो इसका मतलब जहां पर है डी, ये हो गया गलत। अगर आपको एक पॉइंट आता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे वाला पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि ये गलत है। जब ये गलत है तो सही हमारे पास सिर्फ एक बचता है, वो है ए बी और सी। ठीक है भाई, समझ गए आप। तो मुझे लगता है इतने ही प्रश्न थे। बिल्कुल ठीक, इतने ही प्रश्न थे। देखिए भाई, अब बात यह है कि जैसा लिखा है कि अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, तो चलो ये तो कर देना आप। इसके अलावा जितनी जो बची हुई वीडियोस हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, वो जल्द ही आपको मिलेगा। मतलब कि ये वाला हमारा क्या क्या हो गया है, देखिए। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, लगभग 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिलेगी, वो मिलेगी फूड की। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पोर्शन बच गए हैं। एनिमल वाला मैंने बताया ना बहुत बड़ा था, ये बाकी बहुत छोटे हैं। तो ये अब जल्दी ही आपको समय से मिल जाएगी। बीच में कुछ समस्या हो गई थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप, अगर सही लग रही है ना, अगर पसंद आई है वीडियो, समझ में आ रहा है, पेपर में आपको मदद मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।